हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि जीके एंड करंट अफेयर वो सेक्शन है जो आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है और रुकवा भी सकता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप मोस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो टॉपिक से लिए गए हैं जहाँ से एग्ज़ामिनर हर बार क्वेश्चन बनाता है, वो चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो या गवर्नमेंट स्कीम्स हो और या फिर इंडियन पॉलिटी। इस वीडियो को एक मॉक टेस्ट की तरह लीजिए। मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, आपको 3 सेकंड मिलेंगे आंसर सोचने के लिए। देखते हैं आज किस में कितना है दम। चलो तो कॉपी पेन उठा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले हमारा कल का जो होमवर्क क्वेश्चन था हम उसको डिस्कस करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन क्या था? अंडर विच एम्बिशियस प्रोजेक्ट वर चीतस इंट्रोड्यूस टू इंडिया। जो चीतस है वो इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया में कौन से प्रोजेक्ट के, मतलब वो कौन सा प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो कौन सा प्रोजेक्ट था? आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए टाइगर प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट गिर, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट चीतास, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ। तो आप सबने कमेंट में लिखा था ऑप्शन सी चीतास, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए हम इसकी एक्सप्रेशन देखते हैं। तो क्या है, जो द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवर्स ट्रांसलोकेशंस है। ये कौन सा प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम वाइल्ड कार्निवर्स की ट्रांसलोकेशन करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। कहाँ पे? इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब कॉन्टिनेंट के बीच में। ओके, एंड द चीता वर द बोट टू, मतलब जो चीतास है वो कहाँ लाए गए हैं? कुनू नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो चलो इससे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द की पर्पस ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वनिधि स्कीम्स लॉन्च की तो इसका पर्पस क्या है? आपका ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी है ऑफर माइक्रो क्रेडिट टू स्ट्रीट वेंडर्स फॉर वर्किंग कैपिटल्स, ऑप्शन सी है फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन स्मार्ट सिटी, एंड ऑप्शन डी है सब्सिडाइज एग्रीकल्चरल मशीनरी परचेजेस। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ये है एक ऑफर है जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए एक लोन देता है। कौन सा? माइक्रो लोन या मिनी लोन देते हैं। ठीक है, तो इसकी देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। जो पीएम स्वनिधि स्कीम है उसका क्या है फुल फॉर्म? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर नीति, मतलब कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो इसमें क्या है? इट इंक्लूड्स फैसिलिटी ऑफ माइक्रो क्रेडिट्स, कैशबैक एंड क्रेडिट स्कोर बेनिफिट्स, मतलब ये सारे इसमें है। तो हम इसको याद कर सकते हैं। जो पीएम स्वनिधि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। और वो क्या प्रोवाइड करता है? माइक्रो लोन्स। इसके साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच इंडेक्स मेजर द इकोनॉमी आउटपुट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस एंड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू रिप्लेस ग्रोथ। और कौन सा ऐसा हमारे पास इकोनॉमिक आउटपुट, मतलब हम कौन से इंडेक्स से मेज़र कर सकते हैं कि क्या क्या मेज़र करेंगे? इकोनॉमिक आउटपुट की हमारी इंडिया की इकोनॉमिक कितनी मतलब आई है, कितनी उनमें आउटपुट हुई है, और वो जो कि ग्रोथ को भी हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो किससे करते हैं? आपका ऑप्शन ए है सीपीआई कस्टमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन बी है डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड ऑप्शन सी है
जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ऑप्शन डी है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आपको पता ही है कि जो ग्रोथ है, हम ग्रोथ किससे डिनोट करते हैं? जीडीपी से। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा जीडीपी, ऑप्शन सी। तो चलो देखते हैं। तो जीडीपी है क्या? अब जैसे जीडीपी क्या होती है, जो हमारी कंट्री के टेरिटरी के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसको बोलते हैं हम जीडीपी। ठीक है, द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, जो एक कंट्री के अंदर और इन अ गिवन पीरियड, मतलब एक ईयर में या एक गिवन पीरियड में एक कंट्री के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई, उसको बोलते हैं हम जीडीपी। एंड जो सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई वो क्या मेजर करता है? वो करता है इन्फ्लेशन। एंड एचडीआई क्या करता है? एचडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये क्या, ह्यूमन की जो डेवलपमेंट होती है वो मेजर करता है। तो जीडीपी से हम क्या मेजर करते हैं? ग्रोथ। सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई से क्या करते हैं? इन्फ्लेशन। एंड एचडीआई से डेवलपमेंट। तो इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलीगल मतलब नॉन लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ्टन यूज टू सेट वॉलंटरी टारगेट्स। मतलब ऐसा कौन सा है जो नॉन बाइंडिंग है, मतलब नॉन लीगली बाइंडिंग है? ट्रीटी, प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ऑप्शन डी है बाइंडिंग कन्वेंशन। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, सोचिए। तो जैसे ट्रीटी है, ट्रीटी क्या होता है? दो देश है, दो कोई भी पर्सन है, उनके बीच में जो ट्रीटी समझौता होता है वो होता है। ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में। अब वो क्या होता है? लीगली बाइंडिंग होता है। तो ऑप्शन ये तो होगा नहीं। अब प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल भी एक ट्रीटी की तरह ही होता है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल भी एक लीगली बाइंडिंग होता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। और बाइंडिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? वो बाइंडिंग होते हैं, इसके तो नाम में ही हमें दिख रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। द MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है? इज नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। आउटलाइन इंटेंट एंड कोऑपरेशन। ओके। और ट्रीटी एंड कन्वेंशंस है वो क्या? आर लीगली बाइंडिंग, वो लीगली बाइंडिंग होते हैं। मतलब जो ट्रीटी एंड कन्वेंशंस होती है वो लीगली बाइंडिंग होती है अंडर द इंटरनेशनल लॉ। कौन से लॉ के अंडर? इंटरनेशनल लॉ के। एंड MOU एंड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? मे बी लीगली बाइंडिंग सप्लीमेंट्स होते हैं किसके? ट्रीटी के। और MOU फैसिलिटेट्स कोऑपरेशन विदाउट क्रिएटिंग एनफोर्सेबल लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब उनके कोई एनफोर्स नहीं कर रहा कि वो लीगली बाइंड है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा MOU। और ये है क्या? एक कोऑपरेटिव इंटेंट से यूजली नॉन बाइंडिंग, ये नॉन बाइंडिंग होते हैं। तो हम बढ़ते हैं इसके साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल लॉ इन इंडिया डीलिंग विद कंट्रोल एंड रेगुलेटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उनको क्या करना है? हमने रेगुलेट करना है या कंट्रोल करना है। वो कौन करता है? ऑप्शन ए है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन बी है कंपनीज एक्ट, ऑप्शन सी है इनकम टैक्स एक्ट, और ऑप्शन डी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट। तो आप सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको हम FEMA फीमा से भी नोट करते हैं। तो देखते हैं, जो FEMA है वो इज़ अ प्राइमरी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क गवर्नमेंट एक्सटर्नल कमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है एक। ठीक है, जिसमें हम फॉरेन एक्सचेंजेस करते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग रेगुलेशंस ऑन FDI। ओके। और ये क्या है? एक फॉरेन एक्सचेंज
है वाले डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे क्या करते हैं, एफडीआई रेगुलेटरी होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द इंडियन मिशन, इंडिया का वो कौन सा मिशन है, वॉज डिजाइंड प्राइमली फॉर एस्ट्रोनॉइट्स, जो एस्ट्रोनॉइट के लिए डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। और इसके हम क्या करेंगे, इंक्लूड अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन फॉर डीप स्पेस नेविगेशन। हाँ, तो कौन सा ऐसे इंडिया का मिशन है जो किसके लिए बनाया गया है, एस्ट्रॉयड एक्सप्लोरेशन के लिए, कौन सा है? ऑप्शन ए है चंद्रयान, ऑप्शन बी है मंगलयान, ऑप्शन सी है आदित्य L1, और ऑप्शन डी है नासा ओसिरिस रेक्स कोलैबोरेशन। तो आप अपना कमेंट बॉक्स जल्दी में बताइए कि क्या कौन सा आंसर होगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो आपको देख के लग रहा होगा तो नासा का है, बट ये क्या कोलैबोरेशन में बनाया गया है ये, ठीक है। मतलब इसमें इंडिया भी शामिल था, ओके। तो जैसे हमें पता है चंद्रयान किसके लिए है, ये मून के लिए बनाया गया था, और मंगलयान किसके लिए, मार्स के लिए है। L1 हम किसकी स्टडी के लिए, सन की स्टडी के लिए बनाया गया है, ओके। तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं वही चीज़ें आएगी इसमें। हाँ, कि चंद्रयान इज मिशन फॉर लूनर या मून, एंड मंगलयान इज फॉर मार्स, एंड L1 इज फॉर सोलर मतलब सन, एंड नासा और ये मिशन है किसके लिए, एस्ट्रॉइड्स की जो हम एक्सप्लोर करेंगे उसके लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। तो फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चन 6 चंद्रयान, हाँ चंद्रयान किसके लिए, मून के लिए होता है, मंगलयान किसके लिए बनाया गया, मार्स के लिए, एंड L1 सन के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गुड एंड सर्विस टैक्स GST। इन ऑप्शन ए हमारा, इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स लाइव्ड ऑन इनकम, इट इज सबसम्ड मैनी indirect taxes like excise duty and service tax, it controls only by central government, it applies only imported goods and services। तो इसमें से GST के लिए कौन सी ट्रू है स्टेटमेंट, तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग ही होगी, क्योंकि ये GST वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और जो सी इम्पोर्टेंट मतलब जो चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं उसके लिए भी वो नहीं होता, मतलब एक्सपोर्ट के लिए भी होता है ये, और ये ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में भी अप्लाई होता है ये, ठीक है। मतलब तो ऑप्शन बी इज़ अवर करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं, GST इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि किससे बना है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट और काफ़ी चीज़ों से मिलकर ये बनाया गया है, ठीक है। और इट इज़ कलेक्टेड बाय बोथ, ये किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के साथ। इसको हम बोलते हैं CGST मतलब सेंट्रल GST, और स्टेट GST SGST, ओके। और IGST क्या होता है, इंटर स्टेट मतलब जो इंटर स्टेट के बीच में होते हैं, ठीक है। दो स्टेट के बीच में जो GST लगती है वो IGST हो जाती है, ओके। तो नेक्स्ट है, द टर्म ब्लू इकोनॉमी प्राइमरली रिलेटेड टू विच सेक्टर, जो ब्लू इकोनॉमी है वो किससे रिलेट करती है, किससे करेगी, स्पेस एक्सप्लोरेशन से, या ऑप्शन बी है ओशन बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑप्शन सी है रीन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम डेजर्ट, और ऑप्शन डी है साइबर सिक्योरिटी। इसका आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू क्या होता है, वाटर, वाटर से क्या होता है, ओशियन। तो दिस इज एवर करेक्ट आंसर, इसको हम ऐसे कर सकते थे। तो चलो देखते हैं, जो ब्लू इकोनॉमी कवर्स स्टेशनली यूज्ड ऑफ ओशियन रिसोर्सेज तो फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो ब्लू इकोनॉमी है वो किसके लिए है, कि जो ओशन के रिसोर्सेज है उसको यूज़ करके हमें क्या मिले, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब जैसे हम ले सकते हैं कि वहाँ के जो फिशनरीज है,
मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है ऑफशोर एनर्जी है, बायोटेक्नोलॉजी, टूरिज्म वगैरह, इन सब से हम क्या अपनी इकोनॉमी बूस्ट करें। तो ब्लू से हम क्या नोट कर सकते हैं, आपको मैंने पहले बताया था ओशियन। ओशियन से हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या मतलब पैसा कमाने के लिए क्या चीज़ कर सकते हैं हम, शिपिंग, फिशनरीज और मेराइन सोर्सेज है ना, टूरिज्म वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन एंड सुपरवाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनको रेगुलेट करना या सुपरवाइज करना कौन सी अथॉरिटी का काम है? ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है सेबी, ऑप्शन सी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डायरेक्टली। तो ऐसा कौन सी अथॉरिटी है जो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है या सुपरवाइज करती है? कौन सी कंपनी है, सॉरी कौन सी अथॉरिटी है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, मतलब जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करेगी एंड डेवलपमेंट करेगी उसका, ठीक है। तो IRDAI इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ओवरसीइंग इंश्योरेंस इन इंडिया। जो किसका काम करती है, इंश्योरेंस का सारा काम किसके पास होता है? IRDAI के पास। इट इशू लाइसेंस, प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, प्रोडक्ट अप्रूवल, प्रोटेक्ट्स पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट, जो उनके इंटरेस्ट होते हैं वो सारे प्रोटेक्ट करना। और आरबीआई क्या रेगुलेट करती है? बैंक। सेबी क्या रेगुलेट करती है? सिक्योरिटीज मार्केट, जो सिक्योरिटी मार्केट्स होते हैं वो, ओके। तो IRDAI क्या करती है? एक इंश्योरेंस रेगुलेटर होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड? मतलब ONORC स्कीम है, इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए है हमारा टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर अक्रॉस स्टेट, एनेबल पोर्टेबल ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स अक्रॉस स्टेट्स, डिस्ट्रीब्यूट LPG सिलेंडर्स यूनिफॉर्मली नेशन वाइड, और ऑप्शन डी है सेंट्रलाइज स्कूल एडमिशन। अब राशन कार्ड से हमें क्या मिलता है? राशन मिलता है, तो हेल्थ केयर तो इसमें आएगा ही नहीं, LPG तो आएगा ही नहीं, स्कूल के रिलेटेड तो है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, ओके। चलो देखते हैं। ONORC लॉस द बेनिफिशरी, वो जो जिनको बेनिफिट मिलता है, मतलब लोग, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर वो कहीं भी इंडिया में कहीं भी रह रहे हो, उनको जो राशन होगा वो राशन कार्ड के थ्रू मिल जाएगा। आपको बस क्या करना पड़ेगा, आपका आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा, ओके। ये कहाँ मिलेगा आपको? PDS शॉप में। PDS क्या है? PDS क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया कि सबको एक जो हमें फूड मिलता है वो प्रोवाइड करवाना। तो उस स्कीम को PDS बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। शॉप्स में जाके आपको वो मिलेगा, आपको बस क्या करवाना होगा, अपना बायोमेट्रिक, मतलब आप कहीं भी रह रहे हो, ठीक है। तो ये किसके लिए बेनिफिट्स है? जो माइग्रेट होते रहते, जो माइग्रेट वर्कर्स है, मोबाइल पॉपुलेशन है, उनके लिए बेनिफिशरी है, ठीक है। तो ये मतलब ये चीज़ ONORC किसके लिए बेनिफिट्स है? ये पोर्टेबल ऑफ राशन बेनिफिट्स अक्रॉस इंडिया, मतलब कि आप कहीं भी रह रहे हो आपको राशन मिलेगा अगर आप उसके हकदार हो। एंड दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन एंड योर होमवर्क क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि कमेंट बॉक्स में ईमानदार से बताना कि 9 में से आपको आपके कितने मार्क्स आए। और अब
देखते हैं हम अपना होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन क्या है? वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपका ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है वॉशिंगटन DC USA, और ऑप्शन सी है पेरिस, एंड ऑप्शन डी है जिनेवा। ओके, जो कि कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। तो आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपना आंसर A, B, C या D ही ऑप्शन में लिखना, मतलब कमेंट बॉक्स में लिखना सही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही जो ज़बरदस्त क्लासेस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।